अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं बेटा वो है हमारे पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखिए भाई, बाइक या कार तो आप लोगों ने चलाई होगी, अगर जिसने नहीं भी चलाई तो वो साथ तो बैठा ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बैठा। अब मान लीजिए आप एक स्मूथ रोड पे चल रहे हैं, बिल्कुल से स्मूथ रोड है, कोई खड्डा नहीं है। अबे कैसे बोल दिया मैंने खड्डा नहीं है? भाई खड्डे तो हैं, कराची में ही खड्डे हैं और कहीं खड्डे नहीं है। लाहौर में थोड़ी है, हम कराची में रहते हैं। तो आप चले गए हैं कराची यूनिवर्सिटी के रोड पर, आपने थोड़ी सी बाइक चलाई, आपकी स्पीड हुई 10 मीटर पर सेकंड, अचानक से खड्डा आ गया, आपने क्या करा? एक्सीलेटर कम किया, बाइक नीचे गई, वेलोसिटी कम हुई, फिर दोबारा से आपने एक्सीलेटर तेज किया, वेलोसिटी बढ़ गई। इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का कम या ज्यादा होना एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कराता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड ए एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का जो चेंज होता है वही एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कराता है। मैं अगर आपके लिए डेफिनेशन लिखूं कि सर डेफिनेशन ही बता दें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पूरा लिख लेते हैं, टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। टाइम के साथ देखिए, फिजिक्स में जो हम जो रेट यूज करते हैं ना, बेसिकली वो रेट यूज करते हैं टाइम के लिए। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड ए एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का कम या ज्यादा होना एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कराता है। अगर मैं इसका फॉर्मूले की बात करूं आपसे तो आप बोलेंगे सर इसका तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला हमें समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ओवर टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बोला वेलोसिटी का कम या ज्यादा होना, वेलोसिटी कहीं कम हो रही है किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे ज्यादा हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपल इज दैट, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी या वेक्टर होगी? आप बोले सर वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता चला भाई? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब सिंपल हुआ सर कि एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम अगर इसको ऐसे लिख दें, ए के ऊपर एरो, वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी के ऊपर क्या आ गया? एरो आ गया। अब एक ये तो हो गया फॉर्मूला सिंपल सा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए कंसिडर करके चलते हैं कि आपने पॉइंट ए से बाइक को स्टार्ट किया। जब आपने पॉइंट ए से बाइक को स्टार्ट किया, उस वक्त बाइक की स्पीड क्या होगी? इनिशियल स्पीड कोई ना कोई तो होगी, या तो जीरो होगी या जीरो नहीं तो जीरो ही होगी। चलो कंसिडर करके चलते हैं, जीरो है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। आप थोड़ा सा आगे गए, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, बस 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 रुक जाते हैं। ठीक है, पॉइंट बी पर आप चले गए, यहां तक आते आते आपकी फाइनल वेलोसिटी समथिंग हो गई। आप आगे भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है अब यहाँ पे आप आगे भी जा रहे हैं, लेकिन मैंने इसको बोल दिया कि पॉइंट बी है। यहां पर आपकी स्पीड जो है ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड पर है। कहां पर है? 10 मीटर पर सेकेंड पर है। मैंने डेफिनेशन में क्या बात लिखी? चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूले को और लिखा जा सकता है कि चेंज इन वेलोसिटी, क्या लिखा जा सकता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इलाबरेट कर लें तो चेंज को लिखने का तरीका होता है बेटा हमारे पास चेंज।
चेंज का मतलब हमेशा हमेशा याद रखिएगा, चेंज पूरी फिजिक्स के अंदर एक ही बात रहने वाली है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जो आपके पास फाइनल वैल्यू है और जो आपके पास इनिशियल वैल्यू है, आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा चेंज। क्या आ जाएगा आपके पास? चेंज। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है बेटा? वीएफ है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वीआई है। तो आप बोल रहे हैं सर कोई मुश्किल नहीं, मैं यहां इसको ऐसे लिख देते हैं कि वीएफ माइनस वीआई डिवाइडेड बाय टी। क्लियर हो गई बात? और सुने कि चेंज को लिखने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बोला जाता है डेल्टा से। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल कराना। तो क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो आप सिंपल लिख दें सर के वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? देखें बस सिंपल है, अभी कर देते हैं इसको। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी लिखा, चेंज के लिए क्या मैंने बताया आपको? डेल्टा, डेल्टा डेल्टा वी ओवर टी। क्लियर हो गई बात कि एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूला समझ में आ गए। पहला हमने सिंपल सा लिखा a इज इक्वल टू v अपॉन टी। लेकिन जब हमने बोला कि सर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो आप कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। और चेंज को लिखने का तरीका क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज क्या हो रही है यहाँ पे? वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप बोलेंगे vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी। और याद रहे कि ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? बेटे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसके ऊपर क्या शो कराएंगे? एक वेक्टर शो कराएंगे। और वेक्टर v पे शो कराइएगा, डेल्टा पे शो मत करा दीजिएगा, ठीक है? तो यहां भी करा दें आप, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं यहां लिख भी देता हूं वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात कि हमने क्या से बात शुरू करी थी बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सिंपल सी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसका हमने क्या पढ़ लिया? उसका फॉर्मूला पढ़ लिया कि भाई एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। आपने सिंपल सा फॉर्मूला भी देख लिया, v ओवर टी। और आपने बोला पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे तो चेंज आ गया सर, तो चेंज के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ठीक है? फिर आपने बोला सर कि इसको लिख के भी दिखा दें, और लिख के भी देखा हमने लिख के कैसे देखा कि vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टी, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टी। vf माइनस vi मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और vf माइनस vi को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डेल्टा। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ अब हम इसका लास्ट पढ़ेंगे, इसका यूनिट, के इसका भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई यूनिट होने वाला है। तो यूनिट यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, देखें यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन जो होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है अक्सर बच्चों का कि सर ये आया कैसे? मैंने अभी अभी आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा था, सबसे पहले वाला a इज इक्वल टू v ओवर टी। मैं बहुत इस पे अभी एरो नहीं लगा, चलिए लगा देते हैं एरो जल्दी से, ठीक है? तो आप जानते हैं सर कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मैं अगर इसको राइट में जरा सा करके देखूं, मीटर पर सेकंड, और डिनोमिनेटर में क्या है? सेकंड। डिनोमिनेटर में से जब वैल्यू उठ के ऊपर जाएगी तो ये पावर 1 में है और ये भी 1 में है, दोनों की बेस सेम क्या हो जाएगी? पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल। ओके, क्लियर है बात? तो आगे चलते हैं। हमने अभी एक्सीलरेशन को डिस्कस किया है थोड़ा सा कि व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज इक्वल टू ए एक्सीलरेशन। और हमने एक्सीलरेशन के डिफरेंट फॉर्मुलाज देखे, 2 डिफरेंट फॉर्मुलाज देखे, एक सिंपल फॉर्मुला देखा v अपॉन t, और एक हमने देखा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन। और
एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो प्रीवियस टॉपिक जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन का, जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक डेफिनेशन इसके साथ और है, छोटी सी डेफिनेशन, जो कि हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ी हुई है और यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ी हुई है। दोनों चीजें हमने पढ़ी हुई है। उसमें हमने क्या बात देखी थी कि एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करे और इक्वल इंटरवल टाइम में ही कवर कर जाए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। बट अगर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट बात सेम ही रहेगी, ऑलमोस्ट बात सेम रहेगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मूव हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मान के चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एक बॉडी है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मान लीजिए थोड़ी देर की यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो इसको समझे कैसे कि यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैसे? if the velocity of the body, velocity of body changes by an equal, देखिए वही बात लिख रहा हूं मैं यहाँ पे दोबारा से, जो मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी पे लिखी थी, कोई चेंजिंग नहीं करी अभी तक मैंने। by an equal amount in equal interval of time, देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है? तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, सैड सी बात है, वेलोसिटी चेंज होगी तो ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। ये भी बात आप याद रखिएगा कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी जो एक्सीलरेशन होती है वो जीरो होती है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी नहीं। ऐसे यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट या बॉडी या कोई भी कार मूव हो रही है विद अ वेलोसिटी जो कि चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस 1 मीटर में ही 1 मीटर का डिस्टेंस 1 मिनट में ही तय कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी क्या है 1 मीटर पर सेकंड ही है, चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब सिंपल है कि वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 1 सेकंड में आप ट्रेवल कर रहे हो, या 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी, सॉरी, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहां पर एक की पॉइंट है जो कि नोट कर लीजिएगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी पर एक्सीलरेशन जीरो होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी पर एक्सीलरेशन ऑलवेज जीरो। लेकिन जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आना, कोई भी तब्दीली नहीं आई, नो चेंज। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस भी नहीं होगी। इसको हम एक ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका, कि आप जो कॉन्सेप्चुअल का है मामला, कि अगर थोड़े से एमसीक्यूज मुश्किल हुए आपके लिए कि कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बने, तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे पूछ ले कि क्या एक्सीलरेशन होगी। अब आपको तो दिमाग में ये चल रहा है हम लोगों के, भाई वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन कुछ तो होगी, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी अगर 100 पे चल रही है कार और 100 पे ही चल रही है,
मुस्तकिल 100 पे चले, वेलोसिटी कम ज्यादा नहीं करे तो कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटे, जो हम पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, ओके। हम थोड़ी सी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं पहले। अभी तक तो हमने उसके सिर्फ बात ये करी है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होती है। अभी तक हम इसके बारे में इतना जान चुके हैं, और हमारे लिए अभी सिर्फ कोर्स तक इतना ही है कि हमने अभी इसको इतना ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स को, कि वहां पर हम उसके कंपोनेंट्स के ऊपर भी बात करना शुरू कर दें, ग्राफिकल मेथड, उस सब चीजें हम एनालिटिकल मेथड चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ और सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करने लगे कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होती है। ओके, नंबर 1 इज कॉल्ड ए स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ओके। दूस फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूस क्वांटिटीज which have magnitude and are non-directional and are non-directional। ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो कि आप, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एक फोन है, मैं एक फिजिकल है ना, फिजिकल फॉर्म में है ना, ये एक फोन है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे कि आप देखें एक लेंथ है, अब लेंथ में अगर इस फोन की मेजर करना चाहता हूँ, इस फोन की मेजर करना चाहता हूँ तो वो मीटर में करूंगा, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पर एग्जांपल अगर हम इसकी देखें कि स्पीड, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था, स्पीड पढ़ा हमने, टेम्परेचर ओके, मास जो हम बोलते हैं मास, वजन। अब इसका मिसाल के तौर पर कोई 750 ग्राम इसका वेट मास है, ठीक है। बस मैंने बोला भाई इसका मास 750 ग्राम है, ठीक है। आपने मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन आपने बताई? नहीं बताई। लेकिन जब मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ूंगा तो मैं इसी को बोल दूंगा सर इसका वेट भी तो निकल सकता है। कैसे निकलेगा वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं फौरन से। कि मिसाल के तौर पर अभी अगर हम बोलते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करने लगता हूं आपसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। कि those quantities which have magnitude and direction, दोनों होते हैं। those quantities which have magnitude and are direction is called vectors, vector quantities। मीन्स के हमने पीछे और डेफिनेशन में, पीछे एग्जांपल्स में पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूं सर डिस्प्लेसमेंट भी तो लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख लें भाई एक एग्जांपल के तौर पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है इसमें डायरेक्शन होती है। ऐसे हमने यहाँ पे एक चीज पीछे डिस्कस करी, क्या? स्पीड।
स्पीड में डायरेक्शन होती है? नहीं होती। तो वो कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूं सर के वेलोसिटी में तो होती है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसी क्वांटिटीज जो अपने पास मैग्नीट्यूड भी रखें और अपने पास डायरेक्शन भी रखें, ऐसी क्वांटिटीज को, लेकिन याद रहे फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज। यहां मैं थोड़ा सा यहां पे लिख दूं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं आपसे मैं। कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल, जिनका वजूद हो, सामने नजर आए। जैसे कि मैं हूं, आपको नजर आ रहा हूं ना अभी, एक मैं फिजिकल क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहा हूं ना मैं, मरा तो नहीं, मरने के बाद तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हूं ना, ठीक है। तो मेरा कोई ना कोई मास होगा, वजन होगा। लेट सपोज कि मेरा 65 kg वेट है, मैं मान के चलते, मैंने क्या बोल दिया? वेट। क्या बोल दिया? वेट। वेट जो होता है बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी हम आगे जब एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका आएगा हमारा, उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है, हाउ, कैसे, पता है। तो वहां जब मास एंड वेट का डिफरेंस आएगा तो वहां उसको हम बहुत तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन होती है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब देखें, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम अब डिस्कस करने लगे हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या क्या होती हैं। हमारे पास बेसिकली तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस। थ्री बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, तीन तरीके के इक्वेशंस ऑफ मोशंस बनती है हमारे पास, जिसको यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तीन हमारे पास बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जो कि फाइंड करने के लिए, यानी कि कोई एक बॉडी है, उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको फाइंड करने के लिए एक इक्वेशंस की जरूरत है, यानी कि फॉर्मूले की जरूरत है। तो एक सेकंड कंडीशन बनाएंगे, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना ले रही है, ये सब चीजें फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करते हैं। तो अब हम जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करेंगे, जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा आस्क होता है क्वेश्चन। और मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर। मान लीजिए पहले तो इसको हम थोड़ी देर कंसीडर करके चलते हैं। सपोज कर लीजिए, सपोज एक बॉडी है, suppose a body is moving with यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। सपोज करें एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव हो रही है, और एक्सीलरेशन का जो सिंबल है, लिखने का तरीका है, वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? ए से रिप्रेजेंट की जाती है। तो हम यहां पे लिखते हैं सपोज अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, और उसको हम लिखते हैं किससे? स्मॉल ए से। ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल, कुछ टाइम लगेगा उसको, ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल टी से, ठीक है। पहले कुछ पैराग्राफ्स लिख लेते हैं, फिर हम इसकी इक्वेशंस के ऊपर सॉल्व करने पर आएंगे, फिर मैं इसको डायग्रामेटिकल इसको एक्सप्लेन भी करता हूं आपके लिए, ठीक है। सम टाइम इंटरवल, इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो होगी, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे? vi से, ठीक है। चेंजेस एंड डिनोटेड अ फाइनल वेलोसिटी, चेंजेस एंड डिनोटेड
बाय आ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा, vf से। अब सपोज करके चलें थोड़ी देर के लिए, मान के चलते हैं कि ये एक कार है, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी बन गई है कार, देख लीजिए, ठीक है। अब ये कार एक अपने रूट पर चलना चाह रही है, ये इस वाले रूट पे चलेगी, ये चलती हुई यहां तक आई, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो जाहिर सी बात है, सपोज अ बॉडी, अब बॉडी में यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एक कार, एक या एक ऑब्जेक्ट या एक बंदा ले लें, कोई भी बंदा ले लें, ठीक है। चलें आप बॉडी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, पर्सन को ही ले लेते हैं, एक पर्सन ही बना लेते हैं आपके लिए, कार को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, फिर कार वाले एग्जाम्पल भी आपको देंगे हम, ठीक है, कि एक पर्सन है, ठीक है, जो कि यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो यहां से चलता हुआ यहां तक आ रहा है, तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कहलाएगी vi, पॉइंट ए पर, ठीक है, जहां से यहां तक का उसने डिस्टेंस कवर्ड किया, और डिस्टेंस को हम लिखते हैं किससे, एस से। जाहिर सी बात है जब यहां से यहां तक आया होगा कुछ टाइम भी इसको लगा होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते किससे, टी से। यहां तक आया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हुए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और जिसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बेसिकली हम जब फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जब सिंप्लीफाई करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं, तो उसके अंदर एक बात याद रखें, इन फर्स्ट इक्वेशन डिटरमाइंस द फाइनल वेलोसिटी, डिटरमाइन मींस फाइंड करना, ठीक है, डिटरमाइंस अ फाइनल वेलोसिटी। हम यहां पर फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, ओके। सो ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, एक बॉडी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पेन एक बॉडी है, और ये ऐसे मूव हो रहा है और यहां तक पहुंच गया, पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक, दिख रहा है आपको, इस वाले पॉइंट तक पहुंचे, इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। तो यहां तक पहुंचा होगा, कोई ना कोई उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना, उसकी एक इक्वेशन ड्राइव होगी, वो इक्वेशन अब हम ड्राइव करने लगे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए कि ये वाला पेन दे दें, ठीक है। ओके, सॉरी, वो vi means initial velocity, vi means initial velocity, and vf means final velocity, t means time taken, जितना टाइम उसको वहां तक लगा होगा, ठीक है, और a means acceleration, a means acceleration, okay। So a means acceleration, एवरेज एक्सीलरेशन की अगर हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला जो कि एक्सीलरेशन का हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। पीछे हमने एक्सीलरेशन में डिस्कस किया था कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, स्मॉल ए से। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था आपको, और जब मैंने एक्सीलरेशन पढ़ाया था आपको, उस वक्त मैंने बताया था पॉइंट ए को इनिशियल और पॉइंट बी को फाइनल, और चेंज का मतलब वहां भी बताया था कि चेंज का मतलब होता है डेल्टा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। सो तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टी। अब ये टी देखें, ये डिवाइड में है ना, जब इक्वल टू के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये टी जो है मल्टीप्लाई में चले जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू
वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी करना है, तो फाइनल वेलोसिटी को अब यहीं रहने दें। वी आई नेगेटिव में है, इक्वल टू के बाद शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू के बाद शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी। बन गया फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई सॉल्व। अगेन रिपीट करते हैं आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन कि हमने करा क्या इसके अंदर, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लिया हमने या एक बॉडी ली, वो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने बोला वी आई, फाइनल वेलोसिटी को हमने बोला बेटा वी एफ। सर्टेन टाइम लगा होगा और एक डिस्टेंस उसने कवर्ड किया होगा, लेकिन अभी मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइंड अ फाइनल वेलोसिटी, डिटरमाइंड अ फाइनल वेलोसिटी। वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, एंड टी का मतलब टाइम, ए का मतलब एक्सीलरेशन। एंड वी नो दैट द एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। सो द फॉर्मूला इज वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब टी इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के बाद जब शिफ्ट करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना था बेटे, वी एफ निकालना था। तो वी आई नेगेटिव में है, इक्वल टू के पहले शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्लियर है बात। नाउ मूव ऑन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, second equation of motion, ठीक है। दिस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हम डिटरमाइन करते हैं बेटा, वो करते हैं डिस्टेंस। एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा, देखिए हमने पीछे डिस्कस किया, पीछे डायग्राम बनाई, वही एक डायग्राम से हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है। देखें भाई, हमने फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड आउट कर ली कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अब कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो कवर हुआ होगा, ये कितना कवर हुआ होगा कैसे निकालें, तो उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे हम, ठीक है। तो डिटरमाइन अ डिस्टेंस, सिंपल लिख दें डिटरमाइन अ डिस्टेंस, डिटरमाइन अ डिस्टेंस, डिटरमाइन अ डिस्टेंस। एज वी नो दैट, एक बात आप जानते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि एवरेज क्या होता है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। अगर मैं बोलूं सर इन दोनों का एवरेज ले लें, तो क्या करेंगे आप, इन दोनों को ऐड कराएंगे और डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, 2। टोटल क्वांटिटीज विद को डिवाइड करा लें, टोटल देखिए मिसाल ये 1 है और ये 2, ठीक है। टोटल कितनी क्वांटिटीज हो गई, 2, तो डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, इसका ए और बी का एवरेज आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या होता, सी बी होता, तो आप क्या लिखते, यहाँ पर डिवाइड बाय 3 कर दे, तो ये इसका क्या आ जाता है, एवरेज। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटीज कौन कौन सी है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी, क्या बोलता हूँ आपसे, एवरेज लेना, हमने वेलोसिटी का क्या लेना है बेटा, एवरेज लेना है। एज वी नो दैट the average velocity, the average velocity सिंपल है हमारे पास, देखें बेटा वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8, ठीक है। और अभी आपने एक इक्वेशन को सॉल्व किया जो कि हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें यहां लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बनाई थी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये वाली जो वैल्यू है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको उठाएं और वी एफ की जगह यहां पर पुट कर दें आप, सिंपल।
कैसे हो जाएगा, देखें एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ अभी थोड़ा सा इक्वल टू, ये पूरा नहीं लिख रहा मैं, ये जो पूरी लाइन है पूरी नहीं लिख रहा मैं सिंपल ये लिख रहा हूँ, VF की जगह मैं पुट कर देता हूँ VI प्लस AT प्लस VI डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए सेम क्वांटिटीज कौन कौन सी है, VI है और एक VI है। अगर लेट सपोज अगर A प्लस A की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा VI प्लस VI क्या हो जाएगा 2VI प्लस AT डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। VI प्लस VI डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगा VI प्लस VI 2VI प्लस AT डिवाइडेड बाय 2। ओके सो एक चीज हम जानते हैं कि अगर के रफ वर्क कर दें पहले इसका थोड़ा सा ये समझने के लिए कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए A है प्लस और ये B है और डिवाइड में 2 है, तो ये 2 जो है ना बेटा ये 2 ये A के साथ भी है और B के साथ भी, यानी कि ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा प्लस B डिवाइडेड बाय 2। सेम एज यहां पर भी होगा कि इस वाले 2 को इस वाले के साथ भी लिखेंगे, यानी कि ये 2VI इस क्वांटिटी के साथ भी लिखा जाएगा प्लस AT डिवाइडेड बाय 2 इसके साथ भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी VI प्लस AT डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात यहां तक कि एलसीएम हमने इसका ब्रेक कर दिया, बेसिकली ये एलसीएम फॉर्म में था, हमने इसका एलसीएम क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, तो ये 2 A के साथ भी आ गया और B के साथ भी आ गया। ऐसे ही यहां पर हुआ कि ये 2VI के साथ भी आ गया और AT के साथ भी आ गया, दोनों के साथ आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी बेटे 2VI। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि वेलोसिटी का, ये बेसिकली एवरेज वेलोसिटी चल रही है ना हमारे पास, तो मैं यहाँ V लिखता हूँ, फुट पे AV लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता रहे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, चलिए यही लिखते हैं उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर कि डिस्टेंस का फॉर्मूला S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। और अगर यहां से मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहता हूं तो V इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाएगा। याद रहे, अगेन आई रिपीट कि बेटा दिमाग में रखना बिल्कुल से कि ये जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी है सेम है ना, तो मैं इस वेलोसिटी की जगह S अपॉन T पुट कर सकता हूं। कैसे कि इस V की जगह मैं लिख देता हूं बेटा S ओवर T इक्वल टू VI प्लस AT डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात। अब ये T डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के बाद जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखें जरा, जब इक्वल टू के बाद जाएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सिंपल S इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई हो गया और VI प्लस AT डिवाइडेड बाय 2। अब ये T VI से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये T AT स्क्वायर यानी कि AT से भी AT डिवाइडेड बाय 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये BIT प्लस AT जब T से मल्टीप्लाई होगा, देखें T मल्टीप्लाई बाय T आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों के बेस सेम, पावर एट T स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पावर इसकी 1 है इसकी भी 1 है, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो गया क्या होगा T स्क्वायर, ऐसे यहां पर हो गया प्लस AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल आंसर आप इसका ऐसे लिख लें कि S इज इक्वल टू BI T प्लस 1 अपॉन 2 AT स्क्वायर। मैंने यहां से 2 को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे ताकि ये इक्वेशन की फॉर्म में नजर आ जाए। ये इक्वेशन भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी आपकी करेक्ट है। अगर देखिए आप 1 को आप AT से मल्टीप्लाई कराएंगे तो AT स्क्वायर ही आ जाएगा ना, कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पास यहाँ पर खत्म हो चुकी है, सॉल्व हो गई है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस की एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। मैं इसको जल्दी से रिकॉइल कराता हूं आपके लिए कि हमने स्टार्ट क्या किया था और उसने एंड क्या किया। हमने बोला सर कि इसमें फाइंड करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी ले लेनी है। एवरेज वेलोसिटी मींस कि VF प्लस VI डिवाइडेड बाय 2 लेना है, ठीक है, दोनों एवरेज कर लेना, सम कर लेना। तो आपने VF की जगह फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए VF की वैल्यू पुट कर दी, VI प्लस AT पुट कर दी, तो VI प्लस VI क्या हो गया आपके पास 2VI हो गया, ठीक है। जब 2VI हो गया तो आपने एलसीएम ब्रेक करा
जब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये टर्म इसके साथ भी आएगी और ये टर्म इसके साथ भी आएगी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास जो टर्म बची बेटा वो बची vi प्लस et डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो आपने इस एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या लिखा, डिस्टेंस ओवर टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको भी, तो t डिवाइड हो रहा है इक्वल टू के बाद जब शिफ्ट होगा तो t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम। तो t जब vi से मल्टीप्लाई होगा तो vit, और ये जब t से मल्टीप्लाई होगा t तो t स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल टर्म आपके पास क्या बन गए, vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। आई होप कि आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गई होगी। लास्ट इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जिसके अंदर भी वो बॉडी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ही होती है। सो थर्ड इक्वेशन के अंदर हम बेसिकली एक रिलेशन बनाते हैं। थर्ड इक्वेशन वो वाला रिलेशन नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन को बेसिकली हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस, यही लिख लेते हैं थोड़ा, डिटरमाइंस a relation, determines a relation, relationship among velocity and distance, velocity और distance का एक relation find out करते हैं, relationship between velocity and acceleration, sorry, and acceleration, okay, and the distance covered uniformly accelerated, और जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी तो कवर हुआ होगा ना, and distance covered uniformly accelerated, uniformly accelerated, ओके। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करने लगे, देखें, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने अभी सॉल्व करी, क्या होती है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे बेटा, स्पेस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा देंगे बेटा, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। vi प्लस at पे स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखें इधर, ये टर्म हमारे पास क्या बन रही है, a, और ये टर्म हमारे पास क्या है, b। तो यहाँ एक फॉर्मूला नहीं बन रहा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है हमारे पास बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई करूं बेटे, तो ये हो जाएगा vf स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a का वैल्यू मेरे पास क्या है, vi, a का वैल्यू मेरे पास क्या है, vi, b का वैल्यू मेरे पास क्या है, at, b का वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, at। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस 2vi at, सिंपल मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में मैंने इसको ब्रैकेट हटा के लिख दिया, ठीक है, प्लस अब ये स्क्वायर एक्सीलरेशन पे भी है और टाइम पर भी है, तो मैं दोनों पे अलग अलग करके लगाऊंगा, a स्क्वायर और t स्क्वायर। क्लियर है बात, अगर नहीं है तो इसको देख लें इधर रफ वर्क में, कि अगर मैं a b पे स्क्वायर खोलता हूं लेट सपोज, तो वो स्क्वायर a के साथ भी आएगा और b के साथ भी आएगा, ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसको बताया आपको, ठीक है। ये अगर आप थोड़ा सा इसको देख लें, रिलेट कर लें, तो समझ जाएंगे कि ये स्क्वायर a के साथ भी है और t के साथ भी है।
अब हम लेंगे बेटा कॉमन। अब देखें जरा कॉमन, यहां पर बस एक यही स्टेप है जिसमें बच्चा थोड़ा सा स्टक करेगा, वरना पूरी इक्वेशन बहुत इजी है और अभी भी इजी ही है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो टर्म देख रहे हैं आप, इसमें से आप 2a कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन 2a, ठीक है। अब देखें जरा, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस आपने 2a कॉमन ले लिया। जब 2a कॉमन ले चुके हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 तो कॉमन आ गया ना, तो क्या बच गया, खाली वी आई, सही है। t तो कॉमन नहीं लिया तो t आ गया, a कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। प्लस क्या कॉमन लेना था, 2। अब यहां तो 2 है ही नहीं, तो अभी जरा रुकें, अब इसको जरा रफ वर्क में समझेंगे और दोबारा से करेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन हम यहां से काम करते हैं कि a कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे कितने a हैं, 2 a हैं, तो एक a कॉमन आ गया, तो बच जाएगा a t स्क्वायर। सर 2 तो है ही नहीं, 2 कैसे कॉमन आ गया, 2 आ गया इसके डिवाइड में। अगर एक टर्म से मैं जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुली कॉमन लेता हूं और वो उसके पास नहीं है, और जो चीज कॉमन ली जाएगी वो उसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, कैसे, जरा इसको रफ वर्क में समझते हैं, कि इधर ही समझते हैं जरा। ये RW मीन्स रफ वर्क है, आपको यहां बोर्ड में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए a प्लस बी, और मैं कहता हूं यहां से a कॉमन ले लो, तो आपने a कॉमन ले लिया, अंदर a की जगह a तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 1, ठीक है। प्लस अब b के पास तो a नहीं है ना, तो b के डिवाइड में चले आएगा a। सर ये कैसे हुआ, सॉल्व कर दें, इसको कर देते। अब दोबारा जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास ओरिजिनल टर्म बननी चाहिए, a मल्टीप्लाई बाय 1 a आ जाएगा, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b a भी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल हो गया, आपके पास ओरिजिनल टर्म आ गई ना a प्लस b। यानी कि फोर्सफुल कॉमन लेने का मतलब ये होता है, इसके पास 2 नहीं था तो मैंने 2 इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, 2 इसके मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। क्लियर है बात, ओके। तो हमारे पास कुछ टर्म ऐसे नजर आ रही है, अब वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अच्छा ये 1/2 वाली टर्म मैं पीछे सेकंड इक्वेशन में बता चुका हूं आपको। अच्छा ये देखें, लास्ट 2 स्टेप रह गए बस, फिर एंड है हमारे पास का ये टॉपिक। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, हमें पता है यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, अभी हमने डिस्क्राइब करी है, अभी हमने सॉल्व करें। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ऐसे ही था ना, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो ये जरा गौर से देखें, वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर किसके बराबर है, s के बराबर है। तो इस पूरे की जगह आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, कैसे, ये हमने रीजन दे दिया, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं ना, वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। देखिए रिलेशन बन रहा है डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का, यही तो चाहिए था हमें, आ गया हमारे पास आंसर। देखो कैसे, हमें ये टर्म चाहिए ना, ये वाली राइट वाली, ये वाली टर्म चाहिए हमें, तो ये वी आई प्लस का इक्वल टू के बाद जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व हो गई है। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जिसमें हमने फाइंड आउट किया फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले, मैं जल्दी से रिकॉल कर रहा हूं आपके लिए इसको फटाफट, ताकि इस लेक्चर को एंड किया जाए।
फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपने जो फॉर्मूला यूज किया वो एक्सीलरेशन का किया। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने यूज करते हुए vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, आपने राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा, जो भी आपने सिंप्लीफिकेशन कराई जो आपको मैंने बताई हैं। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला बना लिया vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, नेक्स्ट आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या यूज किया बेटा, एवरेज। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटीज का टोटल जो होगा, टोटल क्वांटिटीज का आपस में डिवाइड करा दे, सम कर दें, सम प्लस डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपने इसके साथ ऐसे ही किया, सिंप्लीफिकेशन करते गए आप आगे। ये सारे सिंप्लीफिकेशन मेरे पास आपको मैंने बता चुके हैं, तो आप इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। सही सिंप्लीफिकेशन करते गए आपके पास फाइनल आंसर आया एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। ठीक है, लास्ट इक्वेशन आपने सॉल्व करे, डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का रिलेशनशिप बताना है और डिस्टेंस कवर्ड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का बताना है। स्टार्ट आपने लिया यहाँ पे vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करा आपने, स्क्वायर लगा दिया दोनों साइड, और यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला यूज करा, फॉर्मूला यूज करते हुए आपने एक टर्म बना ली, और यहाँ पर बस एक यही की पॉइंट है बेटा जिसको मैं स्टार बना रहा हूँ। इसी पॉइंट की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लें, आपकी इक्वेशन बिल्कुल पक्की हो जाएगी, भूलेगी ही नहीं फिर कभी। ठीक है, यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लेना है, 2a कॉमन ले लेना है, फोर्सफुली कॉमन, क्योंकि इसके पास 2 नहीं था तो ये 2 इसके डिवाइड पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, 2 इसके डिवाइड पर आ गया था। जब 2 डिवाइड पर आ गया तो ये टर्म कुछ हमारे पास सेकंड इक्वेशन की तरह बन गई, तो हमने बोला भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी तो बनाइए, वी आई टी प्लस 1/2 AT²। ठीक है, तो आपने इस पूरी टर्म की जगह एस पुट कर दिया, फाइनल आंसर आ गया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्लियर है बात। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया।